clear with the all definitions that we were discussed about, जैसे कि हमने समझाना था कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है और उसके क्या क्या इवेल्युएशन आए, मतलब किस किस तरीके से वो डेवलप हुई और कैसे उसने और चीज़ों को इम्प्रूव किया ओवर द टाइम अपने आप को, वो सब चीज़ें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करी थी। उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक्टिव डायरेक्टरी और उसका जो नेटिव वर्जन था यानी NT4, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है या क्या मेन डिफरेंस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्टिव डायरेक्टरी हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी जो सर्च है, जो आपकी ऑब्जेक्ट क्वेरी करने का टाइम है, वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। और जबकि 84 प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में काम करती थी। प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में मतलब अगर आपको कुछ सर्च करना है तो वहाँ पे जो डेटा होता था वो क्लटर्ड वे में होता था, मतलब फैला हुआ होता था एक ही डायरेक्टरी के अंदर, जिसमें से NT4 को क्वेरी करने में टाइम लगता था। बट जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी की, तो उस केस में आपका डेटा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में स्ट्रक्चर्ड होता है। सेकेंड, मैंने आपको बताया कि मल्टी ऑथेंटिकेशन एंड मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन मॉडल को सपोर्ट करती है। मीन्स टू से कि जितने डोमेन कंट्रोलर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगे हैं, इंक्लूडिंग DC एंड ADCs, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एंड मेन डोमेन कंट्रोलर्स, सारे डोमेन्स के ऊपर बैठ के, कंट्रोलर्स के ऊपर बैठ के एडमिनिस्ट्रेटर डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। जबकि पहले के केस में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पर सिर्फ उसी डोमेन के ऊपर उसी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर डेटा राइट किया जा सकता था, जो कि प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होता था। सेकेंड, पहले के टाइम में जो हमारा बैकअप डोमेन कंट्रोलर यानी जो BDC होता था, वो स्टैंड बाय में रहता था। स्टैंड बाय में इन द सेंस, जब प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर डाउन होगा, एट दैट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली जो बैकअप डोमेन कंट्रोलर होता था उसको उठा के वो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बना देता था और सर्विसेज वहाँ से रिज्यूम होती थी, जिसमें एक थोड़ा सा इंटरप्शन भी आता था, क्योंकि फेल ओवर और स्विच ओवर जैसी कोई चीज़ उसमें नहीं होती थी। बट एक्टिव डायरेक्टरी पे चूंकि सारे नोड्स एक्टिव हैं एक टाइम पे, तो रेजिडेंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि अगर एक DC आपने रीस्टार्ट भी कर दिया तो आपके यूजर्स की सर्विसेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बाकी के जो ADCs है वो भी एक्टिव है इन अ सेम टाइम, राइट। उसके अलावा मैंने आपको बताया था ट्रस्ट रिलेशनशिप की, ट्रस्ट कैसे काम करता है, एक्सटर्नल नेटवर्क में ट्रस्ट बनाने का क्या बेनिफिट है और किस तरीके से ट्रस्ट कितना फ्लेक्सिबल है। ओके, नाउ हमने कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं किया था, वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। जो था कि एक सर्विस होस्ट, अगर मैं एक सर्विस होस्ट टर्म यूज़ करता हूँ, सर्विस होस्ट या सर्वर होस्ट, तो दैट मीन्स अ डोमेन कंट्रोलर, अ सिंगल डोमेन कंट्रोलर, जो कि एक सर्वर होता है। ये सारे सर्वर्स कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज को रन करते हैं अपने अंदर। अब ये कुछ स्पेसिफिक सर्विस कौन सी हैं? ये सर्विसेज स्पेसिफिक सर्वर स्पेसिफिक होती हैं, या मैं इनको बोलूँ तो इनका जो स्कोप होता है ये एक सर्वर तक ही होता है। ये 4 मेन सर्विसेज हैं। पहली है KDC, जिसको आप बोलते हो कर्बरोस की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। क्या होती है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू इसका। नेट लॉग ऑन सर्विस के बारे में अगर आपने पहले सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं। जब आप अपने सिस्टम पे लॉगिन करते हो अपने वर्क स्टेशन पे, तो जब आप विंडोज़ क्रेडेंशियल्स डालते हो, अपने AD के क्रेडेंशियल्स पुट करते हो, तो उस टाइम पे नेट लॉग ऑन सर्विस ही वो मेन सर्विस है जो आपको ऑथेंटिकेट करवाती है और आपके लॉगिन प्रोसेस को कंप्लीट कराती है। उसके साथ साथ थर्ड सर्विस जो मेन सर्विस होती है वो होती है विंडोज़ टाइम सर्विस, जिसको W32 टाइम सर्विस भी बोला जाता है। अब ये विंडोज़ 32 टाइम सर्विस क्या होती है? ये एक्चुअली में टाइम सिंक्रोनाइजेशन सर्विस होती है। अगर आप लोगों ने पहले सुना होगा, पढ़ा होगा कि देयर समथिंग कॉल्ड PDC, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, एक रोल होता है FSMO का, जो कि विंडोज़ टाइम सिंक्रोनाइजेशन करता है।
वो क्या होता है उसके बारे में हम आगे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जो आपका विंडोज टाइम सर्विसेज होती है वो एक्चुअली में एक स्पेसिफिक सर्वर से रिलेटेड होती है कि वो उस सर्वर से कनेक्टेड सारे होस्ट को टाइम सिंक्रोनाइज करने को देती है। तो पीडीसी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करता है और W32 टाइम को सिंक करती है। क्लियर? हाँ भी सर, क्लियर। ओके, ठीक है, फाइन। Hello. उसके साथ साथ यस, Are you saying that PDC deploy the time, and the responsibility of the Windows time is to sync the time between the domain, right? आपने उल्टा बोल दिया। पीडीसी इज समथिंग विच सिंक्स द टाइम एंड Okay. विंडोज टाइम इज समथिंग विच मेंटेन्स द टाइम। क्योंकि होता क्या है कि देयर इज सम टाइम सर्वर्स, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के अपने टाइम सर्वर्स हैं। उन टाइम सर्वर से आपका डोमेन कंट्रोलर ऑटोमेटिक टाइम लेता है। नॉट जस्ट योर डोमेन कंट्रोलर, इवन योर मशीन भी। अगर आप अपने कंप्यूटर में देखते हो तो अगर आप अपने कंप्यूटर की टाइम प्रॉपर्टी में जाते हो तो वहां पर आपको दिखाता है अपडेट टाइम फ्रॉम इंटरनेट, एक चेक लगा होता है। आप उसको चेक लगा दोगे तो जैसे इंटरनेट कनेक्ट करते हो आपके टाइम अपडेट हो जाता है आपके सिस्टम पे। तो वो टाइम कैसे अपडेट होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ विंडोज टाइम सर्विस। अब ये सर्विस जो है ये आपके इंडिविजुअल वर्कस्टेशन में भी होती है और इंडिविजुअल उसमें भी होती है, आपके सर्वर पे भी होती है। क्लियर? तो मेनली इस सर्विस का काम होता है टाइम सर्वर से कम्युनिकेशन बनाना और उस टाइम को डाउनलोड करके अपने आप में अपडेट करना। पीडीसी एमुलेटर बाद में उस टाइम को पूरे एनवायरनमेंट में सिंक करता है। दैट इज अ डिफरेंट जॉब। क्लियर? ओके, Yes, clear. okay, now next thing is about inter-site messaging. So inter-site messaging अब मेनली यूज नहीं होती है, बट जैसे जनरली अगर आपको पता हो कि जैसे विंडोज के अंदर भी एक चैट का ऑप्शन होता है, या फिर जैसे कोई सर्वर है जिस सर्वर को कोई मैसेज आपको फ्लो करना है, जैसे कि आपका टाइम एक्सपायर, पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, सो यू गेट अ पॉपअप like your password will be expired in 15 days, or your password password has been changed, or some like pop-ups जो हमको normally windows से आते हैं। So that is something called inter-site messaging service. So that is something is also maintained by the by the Active Directory server, जो कि आपके सर्वर से रिलेटेड वाले मैसेजेस को एंड यूजर्स की मशीन पे पॉपअप करवाता है। So that is again one of the key component of domain controllers. तो जो हमने ये 4 सर्विसेज की बात करी है, इन 4 सर्विसेज को हम बोलेंगे कि ये सर्विसेज तो एडी की है ही, बट ये सर्विसेज एक पर्टिकुलर सर्वर से स्पेसिफिक है। मीन्स टू से कि जितने डीसी आपके एनवायरनमेंट में लगे होंगे, जितने एडीसी आपके एनवायरनमेंट में लगे होंगे, व्हेन आई कॉल डीसी सो इट मीन्स डीसी एंड एडीसी बोथ, ठीक है। तो जितने भी आपके एनवायरनमेंट में डीसी लगे होंगे उन सब डोमेन कंट्रोलर्स के ऊपर ये सारी सर्विसेज इंडिविजुअली रन होती रहती है, ठीक है, क्लियर। तो ये सर्विसेज इंडिविजुअल सर्वर्स की हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं आज की सेशन की एक्टिव डायरेक्टरी की ऑब्जेक्ट्स। अगेन अ वेरी नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है ये कि एक्टिव डायरेक्टरी की ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है। व्हेन वी कॉल ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम बात करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में कि जब कोई भी चीज़ आप एक्टिव डायरेक्टरी में क्रिएट करते हो, लाइक आपने एक यूज़र क्रिएट किया, आपने एक डीएल एक ग्रुप क्रिएट किया, ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया या ओयू क्रिएट किया, कुछ भी आप क्रिएट करते हो, इवन आप एक सर्वर भी, एक डोमेन भी क्रिएट करते हो, सब कुछ जो एड्रेस किया जाता है वो किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट। यानी एवरी सिंगल थिंग इन दी फॉरेस्ट कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट्स। नाउ स्पीकिंग अबाउट दी ऑब्जेक्ट्स, कि अगर मैं ऑब्जेक्ट्स की बात करूं कि एक्टिव डायरेक्टरी में ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं और क्या इनका मेन यूज़ है, तो उसके लिए मैं आपको पहले एक अपने वाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ, फिर थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि एक्चुअल में एडी की हायरार्की और एडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
So I hope my whiteboard is visible for you all now. Yes, it's visible. So let's talk about the basic structure. सबसे पहली चीज होती है जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट फॉरेस्ट क्या होता है तो बताएगा मुझे? Forest, I think it's a main parent domain environment, or you can say domain in which it contain multiple trees, means different domain as well. So this would be the primary domain or main parent domain. You can call it as parent domain. Subdomain can be could be available there. Good. So yeah, this definition is correct. This is a root domain, or you can say a first domain of the environment. But I would suggest कि आप एक word इसमें और जोड़ें। लॉजिकल बाउंड्री जो मैंने टर्म यूज किया है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप पहला डोमेन अपने एनवायरनमेंट में बनाते हो, जैसे आपने यहाँ पर एक पहला डोमेन कंट्रोलर अपने एनवायरनमेंट में क्रिएट किया, या जिसको आप बोल सकते हो एक नया डोमेन क्रिएट किया, सपोज ABC। ये जो डोमेन है abc.com, ये एक जब डोमेन क्रिएट होगा तो उस टाइम पे ये एक अपनी लॉजिकल बाउंड्री क्रिएट कर देगा। अब ये लॉजिकल क्यों है? क्योंकि ये फिजिकल नहीं है, ये बाउंड्री कोई ऐसी नहीं है जिसको आप देख सकते हैं या छू सकते हैं। इट्स जस्ट वी कैन से कि एक सरकमफेरेंस है जहां पर ये सारी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगी इसके अंदर। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाने का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये होता है कि जैसे सपोज अगर आपने एक बाहर, इसके बाहर अगर कोई आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, लेट्स से आपने एक और डोमेन क्रिएट किया, लेट मी मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट डोमेन यहाँ पे और क्रिएट किया, और इस बार जब आपने डोमेन क्रिएट किया तो इसको आपने इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर ना रख के इसका अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेस्ट क्रिएट कर दिया, लाइक दिस। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ, मान लीजिए xyz.com। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका abc.com होगा वो xyz डोमेन से कम्युनिकेट नहीं करेगा जब तक आप इन दोनों के बीच में ट्रस्ट क्रिएट नहीं करते। क्लियर? जब तक आप इन दोनों के बीच में ट्रस्ट क्रिएट नहीं करोगे तब तक ये दोनों डोमेन्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। बट अगर आपने दूसरा डोमेन इसके अंदर ही क्रिएट किया तो उनके बीच में डिफॉल्ट ट्रांजिटिव ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा। अब ये ट्रांजिटिव ट्रस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा ट्रस्ट जिसको आप डिफॉल्ट वे में क्रिएट होता है, नॉट जस्ट अ डिफॉल्ट। हम इसको ये बोल सकते हैं कि एक जैसे एक ही बाउंड्री के अंदर रहने वाले सारे डोमेन्स आपस में एक पहले से एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। क्लियर? तो उस केस में आपको कोई भी ऐसा ट्रस्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, आपके जो इंटरनल कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स होंगी जिनके थ्रू आपका रेप्लिकेशन होगा, जिनके थ्रू आपके ऑब्जेक्ट्स सिंक होंगी, जिसके थ्रू आपका यूजर्स का डेटा एक्सचेंज होगा, ग्लोबल कैटलॉग अपडेट होगा, इन सब चीज़ों के लिए आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली इंटरनली क्रिएट हो जाएंगे। तो फॉरेस्ट बनाने का मेन लॉजिक ही यही है कि डोमेन्स के बीच में जो क्रॉस डोमेन कॉन्फ़िगरेशन करने का जो मेन लॉजिक होता है, जो मेन एफर्ट होता है, उसको रिड्यूस करना। यानी कि अगर मेरे को कल को एक डोमेन और बनाना है, जैसे मेरी कंपनी का एक डोमेन और है, तो आई कैन क्रिएट अ डोमेन विद इन अ फॉरेस्ट सो दैट आई वोंट हैव टू गो विद दी ऑल ऑफ द सेटिंग्स कि जिसके थ्रू मेरे को अपने एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर जो रेप्लिकेशन सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मुझे से ऑथेंटिकेशन सेट करने की जरूरत पड़ेगी। एवरीथिंग विल बी डन बाय इन इटसेल्फ। So in short, it's a zero configuration for administrator. So that is again a very good thing. So let's back to our system. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप पहला फॉरेस्ट क्रिएट करते हो तो वो फॉरेस्ट सबसे पहले एक ट्रस्ट क्रिएट करता है, सॉरी एक लॉजिकल बाउंड्री क्रिएट करता है। ऑल ऑफ यू एग्री? और कुछ क्वेश्चन है तो बताइए आप।
नहीं अभी। ओके फाइन। सो लेट्स से हमने यहाँ पे एक फॉरेस्ट क्रिएट हुआ। अब फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हैं? एक मिनट। ओके तो कौन कौन सी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? तो फॉर एग्जांपल मैंने इस abc.com के बगल में एक और डोमेन कंट्रोलर बनाया। इस डोमेन कंट्रोलर का नाम भी abc.com है, इस डोमेन का भी। सो दैट इज योर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर एंड दिस इज योर डोमेन कंट्रोलर। And this is your additional here। ऐसे आप n नंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली कोई ऐसी लिमिट नहीं दी है माइक्रोसॉफ्ट ने कि आप एक फॉरेस्ट के अंदर इतने ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। हाँ, वर्टिकली मतलब वर्टिकली जो कि दो चीजें होती है, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टली यू कैन क्रिएट n नंबर ऑफ डोमेन, बट वर्टिकली देयर इज अ लिमिट कि आप कितने चाइल्ड डोमेन बना सकते हैं। आई गेट बैक टू यू दैट पॉइंट कि क्या वो लिमिट है, कैसे वो चलता है। सो लेट्स से आपने यहाँ पर एक डोमेन बनाया और इस डोमेन का एक आपने एडिशनल डोमेन कंट्रोल बनाया। हालांकि ये है दोनों ही एक ही डोमेन, बट ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब एक्टिव डायरेक्टरी के लिए एक फॉरेस्ट इज अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस abc.com domain controller is a second object, and abc.com additional domain controller is a third object. However, for user it's only one object, that is abc.com. Is that clear? Yes, clear. Now अब हम बात करते हैं कि abc.com हमने डोमेन बनाया। अब हम इसके नीचे हमने एक डोमेन और क्रिएट किया। लेट्स से हमने यहाँ पर एक डोमेन क्रिएट किया but that efg is a child domain of abc.com. That means to say कि जो ये डोमेन होगा इसका ऑथेंटिकेशन ये खुद हैंडल करेगा। आई मीन टू से कि अगर इस डोमेन abc.efg.com जो डोमेन है, इस डोमेन के कुछ यूजर्स हैं या इस डोमेन में यूजर्स बने हैं, जब वो यूजर्स अपने वर्क स्टेशन पर लॉग इन करेंगे तो उनका जो ऑथेंटिकेशन होगा वो ये ही डोमेन खुद ब खुद ही मैनेज करेगा। वो ऑथेंटिकेशन यहाँ पर नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये डोमेन इस पर्टिकुलर सारा अपने लेवल के रिसोर्सेज को खुद मैनेज कर रहा है तो इन डोमेन्स का फिर यूज क्या है? इन डोमेन्स का यूज सिर्फ और सिर्फ डोमेन रिलेटेड चेंजेस और स्कीमा रिलेटेड चेंजेस के लिए ही होगा। अब ये डोमेन और स्कीमा रिलेटेड चेंजेस क्या हैं इनको हम आगे जानेंगे। अभी के लिए आप ये जानो कि सिर्फ ये दो डोमेन्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं और ये डोमेन अलग इंडिपेंडेंट है और ये डोमेन अलग इंडिपेंडेंट है। सेकेंड, उसके बाद आपने एक और चाइल्ड बनाया। लेट्स से आपने इसका नाम दिया hik.abc नहीं लिख दिया डॉट मैं करेक्ट कर देता हूँ।
सबसे पहले आएगा आपका नया डोमेन का नाम जो था EFG, फिर आएगा ABC, फिर आएगा .com। ठीक है, सो दिस इज समथिंग गोज अप टू 128, मतलब इसकी 128 कैरेक्टर की लिमिट होती है, और वो लिमिट डोमेन की नहीं है, वो DNS की है, क्योंकि जब भी अब आप डोमेन बनाओगे वो DNS में रिकॉर्ड होगा, करेक्ट। और DNS में एक लिमिट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के कैरेक्टर्स को स्टोर करने की। सो अगर आप इस पर्टिकुलर डोमेन के नाम को देखते हो तो 1 2 3 मतलब कॉम तो हो गए 3 ऑब्जेक्ट, डॉट हो गया चौथा ऑब्जेक्ट, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सो ये हो गए आपके 15 ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो DNS कैन स्टोर ओनली 128 ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो DNS में नाम होता है, ये भी एक क्वेश्चन होता है कि एक डोमेन का नाम कितना लंबा हो सकता है, 128 कैरेक्टर का, इंक्लूडिंग .com। सो DNS 128 कैरेक्टर से ज़्यादा का डेटा स्टोर नहीं कर पाता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमारे जो वर्टिकल लिमिट है, यानी कि जो ये वाली लिमिट है, ये 128 तक रिस्ट्रिक्टेड है, और जो हमारी ये वाली लिमिट है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाली, ये इनडेफिनेट है, इसका कोई भी स्पेसिफिक काउंट नहीं है, यानी प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है। क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी सच थिंग, एनी डाउट्स? तो विशाल ये ABC जो है ये हमारा पेरेंट यानी हमारा फॉरेस्ट होगा, और EFG ABC और HI के EFG हमारे ट्री होंगे, राइट? नहीं, ये चाइल्ड डोमेन है, दीज आर नॉट ट्रीज। सॉरी, राइट। चाइल्ड डोमेन। ट्री क्या होता है मैं अभी ओके, आपको उसके बारे में बताऊंगा, अभी मैंने ट्री के लिए जगह छोड़ रखी है यहाँ पर। दीज आर द चाइल्ड डोमेन्स, ठीक है। ठीक है, ओके, दिस इज आल्सो चाइल्ड डोमेन। तो चलो, ये abc.com है और जो बाकी चाइल्ड डोमेन है, इनके बीच जो ट्रस्ट ऑटोमेटिक क्रिएट होंगे, मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है कुछ इसमें? नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक ही फॉरेस्ट के अंदर, मैंने बोला ना आपको, जब आप किसी एक फॉरेस्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके बीच में ट्रस्ट बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है, रेप्लिकेशन चैनल बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर? तो यही तो फायदा है फॉरेस्ट बनाने का। एक अगर विद इन अ फॉरेस्ट अगर जितने भी चाइल्ड डोमेन या ट्रीज हैं, जितने भी डोमेन है, उसमें जो ट्रस्ट क्रिएट होते हैं उसमें भी रेप्लिकेशन काम नहीं करता, कि उसमें काम रोल होता है रेप्लिकेशन का? विद इन अ फॉरेस्ट की बात कर रहे हो आप? हाँ, विद इन अ फॉरेस्ट विद इन अ फॉरेस्ट ना, देखिए, जब आप सिंगल डोमेन क्रिएट करते हो, लेट्स से आपका यही डोमेन है सिर्फ abc.com, ठीक है, सिंगल डोमेन के अंदर जब आप दूसरा ADC बनाते हो, कोई भी बनाते हो, तो उसका जो रेप्लिकेशन होता है वो आपस में होते, क्योंकि ये मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन मॉडल को सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है दैट्स कॉल्ड टोपोलॉजी जनरेशन सर्विस होती है इसके अंदर, जिसको मैनेज करती है KCC। उसके बारे में भी आप आगे डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। तो मेनली होता क्या है कि abc.com जो आपका डोमेन कंट्रोलर है, ये डोमेन कंट्रोलर अपना रेप्लिकेशन आपके सेकेंड डोमेन कंट्रोलर यानी कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो है उसके साथ बाय डिफॉल्ट करेगा। एंड द सेम मैनर abc.com का जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है वो अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर से रेप्लिकेशन बाय डिफॉल्ट करेगा। इसी के साथ साथ जैसे जैसे आप चाइल्ड क्रिएट करते हो, देखा जाए तो चाइल्ड डोमेन एक्चुअली में अपने आप में एक इंडिपेंडेंट डोमेन है। मतलब अगर आपका कोई एप्लीकेशन सर्वर है, आपका कोई यूजर्स हैं, वो इसी से डायरेक्ट ऑथेंटिकेट होंगे, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो यहाँ रेप्लिकेट नहीं होती है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ऑब्जेक्ट्स रेप्लिकेट हमेशा डोमेन कंट्रोलर और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में होती हैं। चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर के बीच में कभी भी ऑब्जेक्ट्स का रेप्लिकेशन नहीं होता है, क्योंकि ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट डोमेन होता है। यानी कि अगर आपने यहाँ यूजर बनाया राम, तो वो राम यहाँ नहीं जाएगा, एंड सिमिलरली अगर आपने यहाँ यूजर बनाया रामेश, तो वो यहाँ नहीं आएगा। तो बेसिकली रेप्लिकेशन जो होता है वो डोमेन कंट्रोलर और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में होता है, ना कि आपके पेरेंट डोमेन कंट्रोलर और चाइल्ड और ट्री और फॉरेस्ट के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? लेट मी सिंप्लीफाई इट मोर। मैं यहाँ पर मान लो मैंने एक और ADC बना दिया इसी का, इसका EFG का, EFG.abc.com,
अब ये एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, तो जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट करोगे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगी, जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ क्रिएट करोगे वो यहाँ आएगी, सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करोगे वो यहाँ आएगी, जो यहाँ करोगे वो यहाँ आएगी, बट ये यहाँ नहीं आएगी, ये यहाँ नहीं आएगी। हाँ, ऑथेंटिकेशन काम करता है। अब ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है? लेट्स से आपका यूजर यहाँ पे बैठा हुआ है, मान लीजिए यूजर है आपका ये, और ये इस डोमेन का मेंबर है efg.com, और मान लीजिए यहाँ पर एक एक्सचेंज सर्वर है या एक शेयर पॉइंट सर्वर है जो कि इसका मेंबर है। तो जब यूजर लॉगिन करेगा इस सर्वर के लिए, तो उसका जो ऑथेंटिकेशन हैंडल कौन करेगा? abc.com करेगा, क्योंकि ये जो मशीन है ये abc.com की मेंबर है, ना कि efg.com की, ना कि efg.abc.com की। तो यहाँ पे यूजर चूंकि इस डोमेन का मेंबर है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डोमेन की मेंबर है, तो इनके बीच में जो ऑथेंटिकेशन का काम होगा वो वाया इस सर्वर से होगा, लाइक इन दिस वे। क्लियर? अभी क्लियर हुआ कि ऑथेंटिकेशन और रेप्लिकेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग? क्लियर? ओके, नाउ एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव सो डू लेट मी नो, तभी मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी आगे चीज़ें समझने में बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि फाउंडेशन स्ट्रांग हो, टेक्निकली चीज़ें समझ में आ जाती है, बट जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा तो चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। Anyone has any questions? Let me know. Anyone? Okay. यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन का वो प्रोसेसिंग कर देगी ना, यहाँ समझ में नहीं आएगा, फिर से बोलो। ऑथेंटिकेशन का जो काम है कार्बेरस ही करेगी यहाँ पे। ऑथेंटिकेशन का काम कर्बरोस करेगा यहाँ पे, आप ये कह रहे हो? हाँ भाई, चलें आगे चलें। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर विथ माय पॉइंट्स। किसी को भी क्वेश्चन नहीं है इस चीज़ के ऊपर? आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके अगले चीज़ को लेके जो मैं बता रहा था आपको। तो ये तो हमने जो फंडा समझा, ये तो समझा हमने चाइल्ड डोमेन का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ ट्री। कि ट्री क्या होता है? ट्री भी बेसिकली सेम जैसे ये abc.com है, इसकी एक हिरार्की है। ओके, व्हेन आई से हिरार्की मीन्स टू से कि ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। क्लियर? इन अ सेम मैनर आप ट्री भी क्रिएट करके सेम ऐसे ही एक और हिरार्की क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। जैसे ये आपने बनाया एक डोमेन 123.com, राइट? इसके अंदर आपने बनाया 456.123.com, ये इसका चाइल्ड डोमेन, इसका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हो गया, और यहाँ आपने बनाया 789.456.123.com। तो अगर हम देखें तो जो हमने मॉडल यहाँ पे समझा था, ये वाला सेम इसी मॉडल की रेप्लिकेशन है, या रेप्लिकेशन तो नहीं बोलूँगा, या कॉपी है, सेम इसी तरीके से बना हुआ है। बट चूंकि ये एक ही बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं, मीन्स टू से कि ये एक ही फॉरेस्ट को शेयर कर रहे हैं, तो इस केस में इसका जो ऑथेंटिकेशन जो हमने पीछे देखा था कि ये वाला यूजर, ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो डीसी इससे ऑथेंटिकेट हो सकता है, सिमिलरली ये इससे ऑथेंटिकेट हो सकते हैं, और ये हमेशा ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा। मतलब जो ऑथेंटिकेशन का डायरेक्शन होगा वो फ्रॉम अपवर्ड होगा। इसका यूजर इससे ऑथेंटिकेट नहीं हो सकता,
बट इसका यूजर इससे हो सकता है, इसका यूजर इससे हो सकता है। इन द सेम मैनर जब आपने ये डोमेन एक ही फॉरेस्ट के अंदर बनाया है तो इससे आप इस यूजर को भी डायरेक्ट यहाँ पे भी ऑथेंटिकेट करा सकते हो, इसको यहाँ पे भी करा सकते हो, इसको यहाँ पे भी करा सकते हो। क्लियर? तो सेम फॉरेस्ट के अंदर बनाने का जो मेन लॉजिक है वो यही है कि ऑब्जेक्ट्स को एक डीसीज की दूसरे डोमेन से ऑथेंटिकेट करवाना। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? ओके, तो विशाल भाई आप बोल रहे हैं कि जो कोई यूजर होता है वो पेरेंट डोमेन से ऑथेंटिकेट से हो सकता है, बट वो किसी चाइल्ड डोमेन से ऑथेंटिकेट नहीं होगा। हाँ, इसकी जो रीजन है ना, रीजन क्या है कि लेट्स से आपकी मशीन इस डोमेन की मेंबर है, राइट? तो आपकी जो हायरार्की चल रही है वो कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, राइट? या एक्चुअली में अगर आप डीएनएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो डीएनएस हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रीड करता है। Okay. यानी कि सबसे पहले डीएनएस किसको रीड करेगा? मैं थोड़ा सा ब्रश का साइज छोटा करता हूँ, बहुत बड़ा हो गया। तो सबसे पहले डीएनएस रीड करेगा abc.com को, यानी कि ये, राइट? फिर करेगा EFG को, यानी ये, राइट? फिर आखिरी में इसको करेगा। तो इसी में तरीके से जब आप कोई ऑब्जेक्ट को ऑथेंटिकेट कराते हो तो ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड में होती है। अब जब यूजर डायरेक्ट इसी को ऑथेंटिकेट करेगा तो वो इसको कैसे ढूंढ पाएगा? मेक सेंस? गॉट इट। इसीलिए ठीक है। किसी को क्वेश्चन है तो बता दो अभी, क्योंकि ये चीज अगर अभी छोड़ दोगे, अभी समझ में नहीं आया है तो आगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये चीजें फाउंडेशन समझना बहुत जरूरी है। एक बात दोबारा रिपीट करेंगे जो बता रहे थे कि जो ऑथेंटिकेशन है पेरेंट डोमेन नहीं करती है, इस पर एक बार आप एक्सप्लेन कर दो दोबारा से प्लीज। ठीक है, ठीक है। आप पहले मुझे ये बताओ, आपको फॉरेस्ट समझ में आया कि फॉरेस्ट क्या होता है? ये समझ में आया? फॉरेस्ट, हाँ। ये समझ में आया कि डीसी और एडीसी का फंक्शन क्या है? हाँ, आ गया। चाइल्ड डोमेन में और ट्री डोमेन में क्या डिफरेंस है, ये समझ में आया? चाइल्ड और ट्री में क्या डिफरेंस है इसमें और नहीं, इसमें क्या डिफरेंस? थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। कंफ्यूजन है, ठीक है, हाँ, मैं समझ गया। वॉइस सिस्टम क्लियर नहीं आ रही थी तो मैंने सुना नहीं था। अच्छा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले बता दो, मेरे को रिपीट ना करना पड़े बार बार। मैं रिपीट करूँगा, आप कहोगे कि ठीक है बाद में समझ लेंगे, समझ में बाद में नहीं आए, बाद में फिर आप ब्लैंक हो जाओगे। इसीलिए आपकी यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आप लोग 2 ही लोग हो बैच में। बाकी लोग होते तो वो लोग चलते, आप भी चलते, तो आप लोग फिर कहते कि हम लोग नहीं कर पा रहे उनके अकॉर्डिंग। इसीलिए कह रहा हूँ जहाँ पे जो डाउट है वहीं पे ऑन द स्पॉट पूछो। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। बेसिकली क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये डोमेन जो आपका है, दिस इज अ चाइल्ड डोमेन। चाइल्ड डोमेन मतलब इसकी जो हिरार्की है, जो इसका और स्ट्रक्चर है, उसमें abc.com एडेड है, जो कि बता रहा है ये इसका चाइल्ड है या ये इसका पेरेंट है। क्लियर? क्लियर? सिमिलरली ये जो है ये इसका चाइल्ड है और ये इसका पेरेंट है। क्लियर? क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं इस डोमेन की। ये जो डोमेन है, ये डोमेन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट डोमेन है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस ये 123.com जो डोमेन है ये अपने आप में अलग डोमेन है। इसकी अपनी अलग ऑब्जेक्ट्स होंगी, जैसे कि इसकी अपनी ऑब्जेक्ट्स हैं, इसकी अपनी ऑब्जेक्ट्स हैं। व्हेन आई टेक से ऑब्जेक्ट्स फॉर डोमेन, दैट मीन्स टू से यूजर्स, ग्रुप और कंप्यूटर्स। ठीक है? तो इसके जो यूजर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक यूजर बना है राम, तो राम @efg.abc.com ये इस यूजर का यूपीएन होगा, करेक्ट? इसी प्रकार से यहाँ पे एक यूजर बना है, मान लीजिए रजत @abc.com, ये इस यूजर का यूपीएन है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक यूजर बना है, इसी के हिसाब से यहाँ पे एक यूजर बना है, मान लीजिए पंकज @123.com। तो ये ऑब्जेक्ट्स अलग हैं, ये ऑब्जेक्ट अलग हैं।
और ये ऑब्जेक्ट अलग है, बट चूंकि ये एक ही फॉरेस्ट को शेयर कर रहे हैं तो इनके बीच में ऑथेंटिकेशन क्रॉस डोमेन चलेगा। मतलब अगर मान लीजिए यहां पर एक फाइल सर्वर लगा है, लेट मी मेक इट मोर सिंप्लीफाइड, यहां पर एक फाइल सर्वर लगा है, दिस इज कॉल्ड फाइल सर्वर, ठीक है भाई। अब ये फाइल सर्वर जो है ये इस डोमेन से का मेंबर है, तो यानी कि इस फाइल सर्वर का कुछ नाम होगा, लेट्स से हम कहते हैं इसका नाम है fs.hik.efg.abc.com, करेक्ट। अब ये जो फाइल सर्वर है ये इसका FQDN है, सेम। अब ये यूजर है pankaj@123.com और इस यूजर को इस फाइल सर्वर को एक्सेस करना है। सो चूंकि ये एक ही फॉरेस्ट के अंदर है तो इसको एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस केस में आपको एक ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और वो ट्रस्ट आई गेस आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी क्योंकि ये सेम फॉरेस्ट के अंदर है। ट्रस्ट, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, ट्रस्ट आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये सेम फॉरेस्ट के अंदर है। हम इनको और आगे समझेंगे, देखेंगे कि हम इसको कैसे काम करता है ये। हम एक ऑब्जेक्ट, दो फॉरेस्ट बनाएंगे अलग अलग, और एक ही फॉरेस्ट के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट करेंगे। इसमें आपको छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाके आपको इस रिसोर्स को अलाउ कराना पड़ेगा, और उसके बाद ये यूजर इस फाइल सर्वर को एक्सेस कर पाएगा। तो होगा क्या कि जब ये यूजर इस फाइल सर्वर को लॉगिन करेगा तो एक्चुअली में वो लॉगिन कहाँ कर रहा है, वो कर रहा है इस डोमेन पे abc.com पे, क्योंकि वो तो abc.123.com पे, क्योंकि वो 123.com डोमेन का मेंबर है पंकज, करेक्ट। जबकि फाइल सर्वर जो है वो इस HIFEFGABC.com का मेंबर है। तो उस केस में क्या होगा कि यूजर जो ऑथेंटिकेट होगा वो तो यहाँ से होगा, और फाइल सर्वर जो ऑथेंटिकेट होगा वो यहाँ से होगा, और इन दोनों के बीच में जो ऑथेंटिकेशन होगा वो ये फॉरेस्ट की वजह से होगा। अभी क्लियर हुआ? नहीं? क्लियर। आवाज नहीं आ रही। हेलो? क्लियर है सर। ओके, क्लियर, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया आपके फॉरेस्ट के बारे में। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली अपने फॉरेस्ट और डोमेन की, ट्रीज की और चाइल्ड की। बात करते हैं स्पेसिफिक डोमेन कंट्रोलर की, या एक स्पेसिफिक डोमेन की, abc.com। जो abc.com है, अब जब मैं बोलता हूँ इसके अंदर एक टर्म यूज करता हूँ ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट से इसका क्या मतलब है, राइट। सो ऑब्जेक्ट्स बेसिकली जो एक्टिव डायरेक्टरी में डिस्क्रिमिनेट की जाती हैं या डिफरेंशिएट की जाती हैं, वो दो पार्ट से की जाती है, एक कंटेनर ऑब्जेक्ट्स और एक होती हैं आपकी लीफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये कंटेनर ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? कंटेनर ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो कोई डेटा को स्टोर करती हैं, जैसे आपके फॉरेस्ट, आपके ट्री, आपके डोमेन, आपके OU, राइट। ये आपकी हो गई कंटेनर की ऑब्जेक्ट्स। सेम लीफ ऑब्जेक्ट्स वो होती है जो ऑब्जेक्ट्स कोई डेटा स्टोर नहीं करती हैं, बट वो ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली में AD की मेंबर होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स। जब आप AD में जाते हो तो जो वर्क स्टेशन से आप लॉगिन करते हो वो वर्क स्टेशन भी AD में एडेड होता है, जस्ट टू ऑथेंटिकेट इट, राइट। सो वो जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, आपके कोई ऐसे यूजर्स जो किसी दूसरे डोमेन के हैं। अब ये दूसरे डोमेन के यूजर्स को मैं अभी ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा आपके लिए, बट हाँ, AD आपको ये फैसिलिटी भी देती है कि जहाँ पर आप दूसरे डोमेन के यूजर्स को भी ऐड कर सकते हैं आफ्टर क्रिएटिंग ट्रस्ट, राइट। मान लीजिए आपने कोई कंपनी से टाई अप हो गया एंड यू वांट कि उनके कुछ यूजर्स यहाँ पे क्रिएट हो, तो वो भी आप कर सकते हो AD में,
वो कैसे होते हैं उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर मतलब व्हाइट बोर्ड स्विच कर देता हूँ। ओके, सो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कंटेनर ऑब्जेक्ट्स वो होती हैं जिसमें आपके फॉरेस्ट, ट्री, डोमेन और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स होते हैं, और लीफ ऑब्जेक्ट्स वो होती हैं जिनमें आपके कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स होते हैं। अभी इस टर्म को आप थोड़े साइड में रख दीजिए, इस पर आप फोकस मत करिए। ओके, नाउ अब अगर हम और आगे बात करते हैं अपने कुछ कॉमन चीज़ों की, जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है स्कीमा। अब ये स्कीमा जो है, ये बड़ा पॉपुलर टर्म है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट दिस स्कीमा इज फॉर? कोई बताएगा मुझे कि स्कीमा होता क्या है एक्चुअली, और क्यों इसको हम एडी में इतना ज़्यादा नाम से जानते हैं? ये लॉजिकल लेआउट होता है एक्टिव डायरेक्टरी का। और नो ऑडियो नहीं आ रहा आपका। हेलो, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, बिल्कुल आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है। हेलो, ओके, सो आई गेस ऑडियो नहीं आ रहा है, तो ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दी स्कीमा। कि स्कीमा क्या होता है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। स्कीमा के लिए जो एक टर्म यूज होता है जब हम बात करते हैं, तो कहा जाता है कि स्कीमा इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस the class of objects and attributes contained in the directory. Okay, other than that, इसके लिए it contains the information of attributes of object. Yeah, partially correct, let me clear it. So what schema does, schema क्या होता है? schema basically एक तरीके के containers होते हैं। अब ये containers क्या होते हैं, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ऑडियो क्लियर आ रहा है, किसी को कोई ऑडियो ब्रेक तो नहीं हो रहा है? अगर ब्रेक हो रहा है तो मुझे चैट पे तो बता देना कि ऑडियो ब्रेक हो रहा है। नहीं चला रहा है, आपका क्लियर है, आपका क्लियर क्योंकि है। मैंने रिसेंटली मैंने कल ही अपना इंटरनेट कनेक्शन 100 Mbps पे अपग्रेड करवाया है, ताकि किसी को इंटरप्शन ना आए। तो अगर किसी को आए तो बताना मुझे, ये एक्चुअली मॉनिटरिंग में चल रहा है। ठीक है, नहीं, आपकी क्लियर है। ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि स्कीमा का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है एक तरीके से ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए कंटेनर। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए शॉप। आप अगर एक शॉप परचेज करते हो या एक शॉप रेंट पे लेते हो, तो जो आपको शॉप मिलती है वो एकदम ब्लैंक मिलती है, करेक्ट? तो खाली शॉप मिलती है आपको। देन आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उस शॉप को मॉडिफाई करवाते हो। आप उस, अगर मान लीजिए आपको कोई जनरल स्टोर खोलना है, तो आप उसमें जो रैक लगवाओगे वो छोटे छोटे रैक लगवाओगे। बट अगर आपको मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खोलना है, तो रैक का साइज थोड़े बड़े हो जाएंगे। सो स्कीमा भी कुछ इसी तरीके से होता है। मेनली होता क्या है कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, अगर मैं एक लेमैन टर्म में बात करूं, तो एक रैक्स जैसे क्रिएटेड होते हैं जिसमें आप अपनी ऑब्जेक्ट्स का डेटा स्टोर करते हो। तो हर एक एप्लीकेशन की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स इसको हम अपने व्हाइट बोर्ड से समझते हैं। मान लीजिए ये एक वो स्पेस है जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होनी है। अब हमारे पास है यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस। और मान लीजिए हमारे पास एक है एक्सचेंज सर्वर, एक है आपका स्काइप,
एक है आपका शेयर पॉइंट। एक्सचेंज सर्वर के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक्सचेंज सर्वर की ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं, जिनसे मिलके एक एक्सचेंज की ऑब्जेक्ट बनती है। जैसे आपका हो गया ईमेल एड्रेस, आपका एलियस। सिमिलरली ऐसे ही स्काइप में भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे आपका हो गया यूपीएन, जिससे आप लॉगिन करते हो, या स्काइप, इसको आप बोल सकते हो सिप आईडी, सिप एड्रेस, राइट। ऐसे ही आपका शेयर पॉइंट में भी ऑब्जेक्ट्स होती है, जिसको आप बोलते हो आपका होम एड्रेस। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सबको एक्टिव डायरेक्टरी अपने अंदर स्टोर करेगी। तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक ऐसा पार्टीशन होता है, या एक ऐसा मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि एक लेआउट होता है, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर होता है, जो ये डिफाइन करता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट किस तरीके से स्टोर करी जाएगी। तो यानी कि अगर किसी एप्लीकेशन को कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट स्टोर करवाना है अपना एडी के अंदर, तो वो एप्लीकेशन स्कीमा को मॉडिफाई करके वहाँ पर वो एंट्री क्रिएट कर देगी। यानी कि जैसे मान लीजिए ये वाला कंटेनर स्काइप ने बनाया फॉर सिप एड्रेसेस, राइट? सो ऑल सिप एड्रेसेस विल बी स्टोर्ड इन दिस पार्ट ऑफ स्कीमा। नॉट प्रैक्टिकली, मैं आपको एक लॉजिकली समझा रहा हूँ। प्रैक्टिकली जो स्टोर होता है वो तो हर ऑब्जेक्ट के साथ होता है, बट लॉजिकली ये ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर स्टोर होंगे। सेम वे आपका एक्सचेंज का, मान लीजिए एक्सचेंज अपना ईमेल एड्रेस के लिए है, तो इसके अंदर आपका मान लीजिए एक्सचेंज का ईमेल एड्रेस स्टोर हो रहा है। सेम एलियस के लिए एक अलग कंटेनर है। सो स्कीमा बेसिकली एक कंटेनर को क्रिएट करता है जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? तो समझ में ना आया तो बताइए आप। ओके ओके, तो क्या समझ में आया? मुझे कोई मुझे ब्रीफ करेगा एक बार? इसको गायब कर देता हूँ। ब्रीफ करो, कोई मुझे ब्रीफ करेगा कि स्कीमा बेसिकली क्यों, क्या होता है? स्कीमा जैसे कि आपने बताया, कोई भी हम मतलब जितनी भी ये डिटेल्स करेगा, फॉर एग्जांपल किसी की लॉगिन आईडी है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करेगा सब यूज़र्स की, ईमेल एड्रेस भी उसी के अकॉर्डिंग करेगा, और अगर उसका स्काइप अकाउंट भी है उसके अकॉर्डिंग भी ये लॉजिकली एक सेपरेट उस पे कंटेनर में उसको स्टोर करेगा। राइट। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, पिक्चर दिखाई, एक्चुअली में इस तरीके से काम नहीं करता है। हाँ, आपने लॉजिकल वे ये मैंने आपको समझाने के लिए मैंने एक फ्रेम बनाया कि जैसे एक दुकान में बहुत सारे कॉलम होते हैं। एक सुपरमार्केट में आप देखते हो कि बहुत सारे कॉलम होते हैं, जो बिस्किट्स एक तरफ लगे होते हैं, ठीक है, नमकीन आपकी एक तरफ लगी होती हैं, राइट, पापड़ एक तरफ लगे होते हैं, खाने की दालें एक तरफ लगी होती हैं, मसाले एक तरफ लगे होते हैं। सो दैट इज अ स्कीमा। राइट। जो रैक्स है ना, वो दैट्स अ स्कीमा। कि आपने कहा कि मेरा एक प्रोडक्ट रखना है, आप सपोज एक सुपरमार्केट में, बिग बाजार में गए, आपने कहा भाई मुझे अपना एक प्रोडक्ट रखना है अपनी आपके बिग बाजार में, तो वो कहेंगे क्या आपका प्रोडक्ट है? आपका जूसेस है, तो जहाँ पे उनका जूसेस का सेक्शन होगा वहाँ पे वो ले जाके आपका जूसेस लगा देंगे। For every particular there would be a dedicated space. Means रैकअप के लिए अलग रहेगा, सिप के लिए अलग रहेगा, और ईमेल्स के लिए अलग रहेगा, लॉगिन के लिए अलग रहेगा। तो हालांकि ये ऑब्जेक्ट जब आप एक्सेस करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एट्रीब्यूट एक्सेस किया, पंकज नाम का एक यूजर है, तो जब आप उस यूजर की प्रॉपर्टी में जाओगे तो आपको सारे स्कीमा के ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। आपको उसका एक्सचेंज का भी ऑब्जेक्ट दिखेगा, स्काइप का भी दिखेगा, शेयर पॉइंट का भी दिखेगा, एडी का भी दिखेगा, राइट। बट सबसे पहली चीज ये है कि समझाने के लिए मैंने आपको अलग अलग दिखाया है, बट दिखता वो एक साथ, क्योंकि वो हमारी ईज के लिए, या उनकी डायरेक्टरी डेटाबेस अलग अलग रहेगी, आप ये बोल रहे हो? हाँ, बट विजिबल वो एक साथ होता है, राइट। तो दैट इज ऑल स्कीमा। ये होता है स्कीमा एक्चुअली। क्लियर? आई होप स्कीमा इज क्लियर नाउ। क्योंकि स्कीमा में इससे सिंपल एग्जांपल नहीं हो सकता कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक बिग बाजार में जैसे एक रैक्स बने होते हैं, दैट इज अ स्कीमा।
That's a perfect example of schema. Yes.
क्लियर? तो दैट इज ऑल ग्लोबल कैटलॉग वर्क। तो ग्लोबल कैटलॉग का जो मेन वर्क है वो यही है कि सर्च को इन्हेंस करना और ऑब्जेक्ट्स को की जो सर्चिंग जो है उसको इम्प्रूव करना। और ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सचेंज एडी में नहीं होता। जितनी करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशंस हैं जो कि एडी पे डिपेंडेंट हैं, जैसे आपका लिंक हो गया, आपका शेयर पॉइंट हो गया, आपका एक्सचेंज हो गया, ये सारी चीज़ें ग्लोबल कैटलॉग के बेस पे चलती हैं। इवन आप अगर अपने आउटलुक में किसी यूज़र को सर्च करते हो तो जो आपके सामने ग्लोबल एड्रेस बुक आती है ना, वो भी ग्लोबल कैटलॉग से जनरेट होती है। तो देयर इज़ अ वेरी बिग थिंग अबाउट द ग्लोबल कैटलॉग। तो ग्लोबल कैटलॉग बेसिकली अपने आप में एक सर्च इंप्रूव करने के लिए बनी हुई डायरेक्टरी का मेटा डेटा है। सो अगेन देयर इज अ टर्म कॉल्ड मेटा डेटा। तो मेटा डेटा मीन्स something that contains a referencing information. Is that clear? I hope it's clear. Yeah. Yes. The next thing is about forest. So we were already discussed forest. Forest क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि फॉरेस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, सेम चीज। ठीक है। अब हम बात करते हैं साइट्स की। अब ये साइट्स क्या चीज है? अब ये साइट्स जो होती हैं ये एडी साइट्स एंड सर्विसेज। किसी ने आज तक एडी साइट्स एंड सर्विसेज खोल के देखा है? किसी ने भी देखा है विशाल भाई मैंने। अच्छी बात है। बाकी किसी ने और ने देखा है साइट सर्विसेज खोल के? नहीं देखा है, मैंने भी देखा है। क्या इसलिए होता है पता है आपको? रेप्लिकेशंस के लिए होता है। साइट्स मतलब एक साइट से दूसरी साइट्स पे जो आपके सर्वर्स होते हैं उनके आपस में जो रेप्लिकेशंस होती है उसके लिए होता है एक्टिव डायरेक्टरी, ये साइट सर्विसेज। रेप्लिकेशंस के लिए क्या होता है? मतलब अगर मैं सर्वर को वहां नहीं रखूंगा तो रेप्लिकेशन नहीं होगा, आप ये कह रहे हो? नहीं, इसमें मैंने पढ़ा था इंटर साइट और इंट्रा साइट जो आपके विदिन जो आपके इसके विदिन डोमेन की प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर्स के जितने भी ये सर्वर्स हैं इसके अंदर रेप्लिकेशन जो होती है वो इंटर साइट्स के थ्रू होती है। तो बेसिकली जो ये टॉपिक है इंटर साइट रेप्लिकेशन का, इस टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे, अभी हम कवर नहीं करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि साइट्स बेसिकली क्या होता है। साइट्स सर्विसेज, मान लीजिए ये आपका डीसी है, सपोज ये डीसी है और इस डीसी का ये डीसी रखा है आपका दिल्ली में। एक और आपका डीसी है इसी के साथ का, ये भी दिल्ली में रखा हुआ है। ठीक है, ये दो डीसीज आपके दिल्ली के ऑफिस में रखे हुए हैं अगल बगल। सेम एक डीसी आपका यहाँ पर और है और ये डीसी रखा हुआ है आपका पुणे में। ये डीसी रखा हुआ है पुणे में। सो अब अगर मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, क्योंकि जैसे हमने कल भी बोला था कि एक्टिव डायरेक्टरी मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन मॉडल को सपोर्ट करती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करी तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ भी सिंक होगी और यहाँ भी सिंक होगी, राइट। सेम मैनर में अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ मॉडिफाई करी तो वो यहाँ भी सिंक होगी और यहाँ भी सिंक होगी। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखूँ तो आप कहोगे कि बुराई क्या है? अच्छी बात है कि भाई जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो चेंजेस मेरे इंस्टेंटली रेप्लिकेट हो रहे हैं ऑन द साइट, राइट। कैसे होते क्या होते हैं ये हम आगे जानेंगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ, ठीक है। तो डोंट वरी अगर आपको लगे कि ये बहुत ओवरव्यू है, अगर आपको ज़्यादा पता है ठीक है, नहीं पता तो समझ लीजिए। सो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करी, ये यहाँ गई, ये यहाँ गई। अब इसी समय इसी टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके इन्वायरमेंट में है, मतलब बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। अब आपके जो एडमिन टीम्स हैं, मान लीजिए उसमें बहुत सारे लोग हैं और वो सारे बैठ के कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो सोचिए कितना ट्रैफिक हो जाएगा इन सब के बीच में। देयर लॉट्स ऑफ ट्रैफिक, राइट। बट जब हम बात करते हैं इस ट्रैफिक की, तो जब हम विद इन अ साइट बात करें, यानी कि दिल्ली और दिल्ली के बीच में, तो चूंकि यहाँ पर तो लोकल नेटवर्क है ये, तो यहाँ पे वो इतना फर्क नहीं पड़ता। बट
अगर मैं बात करूं दिल्ली से पुणे के बीच में साइमल्टेनियसली रेप्लिकेशन अगर होता रहेगा तो इंटरनेट आपका चोक हो जाएगा। और चलिए कोई बात नहीं, आपने कहा कि हमारा इंटरनेट चोक नहीं होगा, हमने अच्छी इंटरनेट की बैंडविड्थ ले रखी है, बट आपके साथ साथ और लोग भी तो एडी यूज कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो इंटरनेट में मैक्सिमम ट्रैफिक तो केवल रेप्लिकेशन का ही आ जाएगा, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर पे तो लोड पड़ेगा। तो वो सिचुएशन ना आए उसके लिए एडी साइट एंड सर्विसेज बनाई गई। तो उसमें हम क्या करते हैं, सर्वर्स को हम अगेन एक लॉजिकल साइट्स, माइंड माय वर्ड्स, लॉजिकल साइट्स बना के रख देते हैं। उससे होता क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर क्रिएट करोगे तो वो इंस्टेंटली यहाँ तो रेप्लिकेट हो जाएगी, यहाँ वो ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली यहाँ से यहाँ तो रेप्लिकेट हो जाएगी, बट यहाँ वो इमीडिएटली रेप्लिकेट नहीं होगी। यहाँ पर वो एक टाइम विंडो होगा, उसके बाद ही वो रेप्लिकेट होगी, जो भी आपने रेप्लिकेशन का टाइम सेट कर रखा होगा इंट्रा साइट रेप्लिकेशन का। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए आपके पास मल्टीपल साइट्स हैं, सपोज एक साइट आपके पास और है, यहाँ पर इस साइट के अंदर भी एक डीसी रखा हुआ है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपके चेंजेस इसी साइट पे जाएं। अगर मान लीजिए इस साइट का इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो जाता है, ये जो इंटरनेट कनेक्शन है आपका, मान लीजिए ये वाला इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो जाता है, तो ये चेंजेस तो यहाँ अपडेट होंगे नहीं, तो फिर यहाँ से यहाँ अपडेट होंगे। तो वो कैसे होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या सिचुएशन होता है, क्या क्या कॉस्टिंग होती है, क्या क्या साइट लिंक्स कैसे क्रिएट होते हैं, कितने टाइप की साइट्स रेप्लिकेशन मॉडल सपोर्ट करता है, ब्रिजर सर्वर्स का रोल क्या होता है, ISTG कैसे काम करता है, KCC क्यों आता है पिक्चर में, ये सब चीज़ें हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे जब हम केवल रेप्लिकेशन को ही डिस्कस करेंगे उस टाइम। क्लियर? अभी के लिए आपको ये समझ में आया होगा कि साइट्स क्यों बनती हैं। साइट्स बनती हैं सिर्फ ट्रैफिक को ऑप्टिमाइज करने के लिए। सो व्हेन आई से why AD sites are created, just to optimize the replication traffic. That's it. This is the one-liner definition. Just to optimize the window, right? Any questions, any doubt, anything? No, okay, it's clear. So we come up with the sites now. The another thing is about the LDAP, Lightweight Directory Access Protocol. इसको हम 1 मिनट बाद समझाएंगे, उससे पहले हम समझेंगे X500 डेटा मॉडल, उसके बाद मैं आपको LDAP इन डेप्थ बताऊंगा, बट उससे पहले हम लेंगे 10 मिनट का एक ब्रेक, ठीक है। तो 10 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं। अभी हो रहा है 11:21, सो वी विल कम बैक एट 11:30 एंड देन वी विल कंटिन्यू दी आर X500 and LDAP and then further we will wind up today's session. Okay. ठीक है, चलो भाई, Okay. we will be back in next 10 minutes.